हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम मूल कंसेप्ट का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है यूडियोमेट्री, है ना। टॉपिक जो हो वो एक ऐसा टॉपिक है जो जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे नीट का एग्जाम हो, तीनों में जो हो कॉमन टॉपिक है। नीट पे उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और नीट के बच्चों को अक्सर ये टॉपिक जो है ना ऐसे हेडिंग लगा के अलग से बता के वैसे नहीं बताया जाता है। जनरली जो डायरेक्टली क्वेश्चन से इसको बता दिया जाता है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में जो वो नहीं बताते हैं नीट के बच्चों को। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक एक बेसिक से लेके लास्ट तक जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तीनों बच्चों के लिए जो है वो मतलब सभी बच्चों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन जरूर इससे मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूडियोमेट्री क्या है? तो मैं एक छोटा सा जो है वो पॉइंट आपको बता देता हूं कि भाई कई बार जो है ना क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कोई हाइड्रोकार्बन है अपने पास, कि कोई हाइड्रोकार्बन है ना। आपको बोलेगा कि भैया इस हाइड्रोकार्बन को जलाया, इस हाइड्रोकार्बन को जलाया तो इतना CO2 बना, इतना H2O बना। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसको जलाया। जलाने के लिए जो पहली बात तो ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है, तो आपने इसको जलाया। जैसे ही जलाया तो भैया क्या क्या बनेगा, CO2 और वाटर। मान लो आपको ये दे दिया कि भाई इसका X ग्राम बना, या इसका जो है वो जैसे मान लो 4.4 ग्राम बना, इसका 1.8 ग्राम बना, और आपको ये पूछ लेगा कि इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताओ, है ना। इस तरीके के जो सवाल है वो ही ईडियोमेट्री में पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज, ईडियोमेट्री को हम गैस एनालिसिस भी बोलते हैं, है ना, कि किसी गैस को एनालाइज करके, है ना, कि उसके अमाउंट को एनालाइज करके जो अपना मेन सबस्ट्रेट है, या फिर यूं कहो कि जो अपना मेन कंपाउंड है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना, है ना, कि गैस को एनालाइज करके फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से गैस एनालिसिस, या फिर आप यूडियोमेट्री इसको बोल सकते हो। तो यूडियोमेट्री है क्या, देखो जरा, कि यूडियोमेट्री और गैस एनालिसिस इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशंस, है ना, बेस्ड ऑन गैसियस रिएक्शंस और द रिएक्शंस इन विच एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स आर गैसियस। ये ध्यान में रखना, जैसे मोल कंसेप्ट में हमने बात करी थी ना, तो मोल कंसेप्ट में हमने बात करी थी तो हमारे पास किसी भी तरह की कोई रिएक्शन है ना, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे उसमें गैस हो, जैसे A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C, ये सॉलिड है, मान लो ये भी सॉलिड है। तो हम जो है वो इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, मान लो इसका 20 ग्राम दे रखा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसकी इंफॉर्मेशन से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां मोल कंसेप्ट में तो हमने ये बात करी थी कि कोई भी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन आ जाए। अब कंडीशन ऐसी है कि यूडियोमेट्री से अगर आप फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना चाहते हो, है ना, कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो आपके पास रिएक्शन में कम से कम कोई 2 चीजें गैसियस होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो आपको ये बोल रखा है एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स आर गैसियस इन विच द अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर वॉल्यूम मेजर्ड एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। कि भाई जिसमें हम क्या करेंगे, गैस का जो अमाउंट है ना वो हम वॉल्यूम से, या फिर जो है वो आप देखो जनरली हम गैस के लिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको पहले यहां पर बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, भैया मेरे पास कंडीशन ऐसी है कि कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो C2H2, और ये मैंने इसको O2 के साथ जलाया, ये रिएक्शन हुई 2CO2, और साथ में जो है वो हमारे पास यहां पर बना भैया H2। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो ये आ गया भैया कितना, 5/2। ये एक रिएक्शन है। ठीक, और इस रिएक्शन में मान लो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है। तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की ये कहती है ना, कि भैया कंडीशन ये है कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ, 5/2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, और इसके कितने मोल बना रहा है जी, इसके 2 मोल बना रहा है, और इसका कितना मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री तो यही कहती है ना। अब भैया दूसरी चीज, आप यहां पर मोल से जो हो क्या बता सकते हो, मॉलिक्यूल बता सकते हो। मॉलिक्यूल कितने, इसके Na मॉलिक्यूल, इसके 5/2 Na मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके इसके 2 Na मॉलिक्यूल और इसके कितने Na मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, आप यहां से मास भी बता सकते हो। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं ना, वॉल्यूम एट STP, है ना, सबका STP पर वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 1 × 22.4, ये आ जाएगा 5/2 × 22.4, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 22.4,
और ये आ जाएगा 1 × 22.4 लीटर। ये लो जी, वॉल्यूम की बात हमने कर ली कि भैया एसटीपी पर इनका इतना इतना वॉल्यूम जो वो इन्वॉल्व है कि इसका 22.4 इसके इतने वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके हमारे पास CO2 का जो है 44.8 और फिर H2O गैस का कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, अब देखो जी, अगर मैं बात करूं ना यहाँ पर वॉल्यूम के रेशियो की, वॉल्यूम रेशियो, तो वॉल्यूम रेशियो की बात करूं तो रेशियो क्या आएगा 1:5/2:2:1, ये वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है। ध्यान से देखो जरा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वही क्या है, वॉल्यूम का रेशियो है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैसेज जो है ना वो हमेशा वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में रिएक्शन करती है, और अगर हमारा प्रोडक्ट भी गैसियस है तो वो भी वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में ही होगा, है ना। तो ये पॉइंट जो है वो बस इसी को हम बोलते हैं भैया गैलुस-सेक्स लॉ। ठीक है, ये अभी हम इसकी बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट है। वैसे तो मैं गैसियस लॉज एडियोमेट्री के बाद में बताने वाला था, लेकिन ये गैसियस लॉज में यहाँ पर एक या फिर यूँ कहो कि ये जो है ना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये इडियोमेट्री के बाद में बताने वाला था, लेकिन छोटा सा पॉइंट यहाँ पर काम में आ गया तो मैं यही मेंशन कर देता हूँ। तो ये लॉ ये कहता है कि गैसेस ऑलवेज रिएक्ट्स इन सिंपलेस्ट ratio of their volume and if product is also gaseous, then it will be also in सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, तो कंडीशन ऐसी है कि अगर हमारा प्रोडक्ट भी मान लो गैसियस है तो वो भी जो है वो वॉल्यूम के सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, है ना, कि जैसे 1:5/2:2:1, है ना। तो ये देखो जरा कि जो मोलर रेशियो आ रहा है वो ही किसका रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एक वॉल्यूम इसके 5/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा और इसका 1 वॉल्यूम बनाएगा। आप जो हो इसको यू भी बोल सकते हो, देखो ये कंडीशन तभी है जब सबका टेम्परेचर प्रेशर सेम हो, है ना। तो आप इसको यू भी बोल सकते हो कि इसका जो है वो 1 ml, वॉल्यूम की जगह सबकी यूनिट सेम कर दो, 1 ml इसके 5/2 ml के साथ रिएक्शन करके इसका 2 ml बनाएगा और इसका कितना ml बनाएगा, 1 ml बनाएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसका 1 लीटर इसके 5/2 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका 2 लीटर और इसका कितना लीटर बनाएगा, 1 लीटर बनाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि एक गैसियस रिएक्शन है, उस गैसियस रिएक्शन में आपको ये ध्यान में रखना कि अगर मान लो कोई गैस दे रखी है ना, या सभी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो उनका जो वॉल्यूम दे रखा है ना, उस वॉल्यूम को डायरेक्टली आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। कि क्वेश्चन में जो है मान लो आपको दे दिया कि इसका 20 लीटर इसके 20 लीटर के साथ रिएक्शन करके इसका कितना बनाएगा, तो आपको 20 को मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको 20 / 22.4 करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली ये मान लो कि इसी को हम क्या मान लेते हैं, मोल मान लेते हैं, और इसी को मोल मान के हम आगे की कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो भैया यहां पर जो भी आंसर आएगा वो भी किस में आ जाएगा, वो भी वॉल्यूम में ही आ जाएगा। तो यही है अपने पास गैलुस-सेक लॉ। तो भैया देखो जरा यहां पर क्या बोल रखा है कि भाई जो है वो 2 कम से कम गैसियस होनी चाहिए, इन विच द अमाउंट ऑफ गैसेस आर represented by their volumes measured at same pressure and temperature. Some basic assumptions are related with calculation. देखो कुछ बेसिक से पॉइंट जो है वो हमें, या कुछ assumption जो है वो यहाँ लेने पड़ते हैं। उनमें से सबसे पहला जो है ना वो क्या है, गैलुस-सेक लॉ है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, देखो गैलुस-सेक लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन होल्ड्स गुड, मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो है वो हमें गैलुस-सेक के लॉ का ध्यान में रखना है, इससे हम ये सारी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस reacted and volume of gaseous product formed all measured at same temperature and pressure bear a simple ratio, है ना, कि भाई जितने भी अपने पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, उन सब के वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा या उन सब के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो होगा। जैसे ये भी गैस है, यहाँ पर ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो मैं ऐसा बोलूँगा देखो ज़रा कि इसका एक वॉल्यूम, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या कहता है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1, इसके 3, इसके 2,
तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसका एक वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके इसका कितना वॉल्यूम बनाता है, 2 वॉल्यूम बनाता है। और भैया यही बात हमने जो इस वाले एग्जाम्पल में की है, ठीक है। तो भैया ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, और कौन सी चीजें आपको जो है वो ईडियोमेट्री में ध्यान में रखनी है। तो अगला पॉइंट ये है कि भैया कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना कि कम से कम आपको रिएक्शन में 2 कंपोनेंट तो गैसियस चाहिए ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भैया 2 कंपोनेंट गैसियस है और बाकी कोई सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में। तो ध्यान ये रखना होता है कि गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड और लिक्विड जो भी बनता है उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल आपको लेना होता है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट ये है अपना कि द वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको पूरी गैस के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम है ना, सॉलिड और लिक्विड अगर कोई बनता है तो वो कितना लोगे, नेग्लिजिबल लोगे। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट इज इवन मोर देन 1000 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सेम सब्सटेंस इन सॉलिड और लिक्विड। ये हमें अच्छे से पता है कि जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन अपने पास, क्या हाइड्रोजन O2 दोनों मिलकर जो H2O लिक्विड बना रहे हैं, तो इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है और इसका 2 मोल बना रहा है। तो मोल तो इसके 2 है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा ना तो यहाँ पर भैया इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ मिलकर इसका जो वॉल्यूम होगा वो अप्रोक्सली हमें कितना लेना है, इन दोनों के कंपैरिजन में 0 लेना है, ठीक है ना। तो हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, मान लो जो है वो हमारे पास ये एक कंटेनर है जी, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है जी 10 लीटर। यहां अगर ये रिएक्शन हो रही है और मान लो आपको बोल दिया कि रिएक्शन में लास्ट में जो वाटर बन गया, तो भी कंटेनर का वॉल्यूम जो है ना हमें 10 लीटर ही लेना है, ठीक है ना। कि यहां पर गैसेस हमेशा पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो हम जो है वाटर का वॉल्यूम आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर अगला पॉइंट कि भाई अगर हम बात करें एयर की, कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि भैया एक कोई कंपाउंड है उसको एयर में जलाया गया है ना, या एक्सेस ऑफ एयर में जलाया गया, या फिर आपको ये बोल दिया कि एक कंपाउंड है एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो जहां कहीं अगर एयर इन्वॉल्व है तो एयर में आपको पता है ज्यादातर गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो एयर का मतलब N2 और O2 ही है, बाकी सारी गैसेस को हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हटाना होता है, या उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगला पॉइंट यही है कि एयर इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस ओनली। इट इज ड्यू टू द फैक्ट that about 99% वॉल्यूम ऑफ एयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस ओनली, कि 99% जो है ना वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। फिर जो है वो अगला पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन इज गैस इज कंसिडर्ड एट नॉन रिएक्टिव गैस। भैया देखो कि अगर कहीं एयर के साथ रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हम यही मान के चलेंगे कि रिएक्शन करने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि कोई हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन को हमने एयर में जला दिया, है ना, कि एयर में अगर आपने हाइड्रोकार्बन को जलाया तो मुझे बताओ एयर का कौन सा पार्ट रिएक्शन करेगा। तो एयर का केवल O2 वाला पार्ट जो है वो काम में आएगा, O2 को ही हम कंसिडर करेंगे, नाइट्रोजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि भैया कंबशन की जो रिएक्शन होती है उसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, उसमें O2 इन्वॉल्व होती है। तो आपको ये बोला कि नाइट्रोजन गैस को जो है ना वो हम क्या मानते हैं भैया, एक नॉन रिएक्टिव गैस, इनर्ट गैस की तरह इसको जो नाइट्रोजन गैस को हम ट्रीट करते हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि N2 ट्रिपल बॉन्ड N2 इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट जो है वो ये रूम टेम्परेचर पर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर भी इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। फिर आपको देखो क्या बोल रखा है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। और जो हो इससे कम टेम्परेचर अगर है, मान लो रूम टेम्परेचर STP वगैरह दे दिया, तो वहाँ हम नाइट्रोजन की कोई रिएक्शन नहीं करवाते हैं, या हम ये मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन किसी तरह की कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर आगे आपको बोल रहा है ड्यू टू इट्स वेरी हाई थर्मल स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, वो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण ईडियोमेट्री इज परफॉर्म्ड इन ए ईडियोमीटर ट्यूब। भैया इसको जो ईडियोमेट्री का जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक ईडियोमीटर ट्यूब में होता है, या एक डिवाइस होता है ईडियोमीटर, उसमें सारा सेटअप लगा होता है, तो उसके अंदर होता है, यही बोल रखा है विथ स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। तो उसमें भी टेम्परेचर जो एंड द ट्यूब कैन नॉट विथ स्टैंड, ठीक है ना, कि वो कांच की ट्यूब होती है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है वो ट्यूब जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकती कि हम नाइट्रोजन की रिएक्शन जो है वो करवा सके, या नाइट्रोजन को रिएक्शन में इन्वॉल्व कर सके। कि भाई नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा
करना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ट्यूब ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर आपको बोल रखा है दिस इज वाई नाइट्रोजन गैस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन अकरिंग इन द एडियोबेटर ट्यूब। चलो भैया ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, या ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो जरा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैसेज प्रोड्यूस्ड इज ऑफन गिवन बाय सर्टेन सॉल्वेंट विच एब्जॉर्ब कंटेन गैसेज। देखो कई बार जो है ना, ये सॉल्वेंट काम में लेते हैं, है ना, कि आपको क्वेश्चन दिया कि एक कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में मान लो हमने जो एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया, मान लो CH4 का कंबशन किया कंटेनर में, O2 के साथ जो वो हमें पता रिएक्शन होती है, और O2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बना, CO2 बना और साथ में H2O बना। हाइड्रोकार्बन का कंबशन है भैया, हमेशा हाइड्रोकार्बन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O ही बनेगा। तो अब यहाँ कंडीशन ऐसी है कि आपको ये बोल दिया कि जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही थी ना, इस कंटेनर में अब देखो कि CH4 था, O2 था, CO2 था, CO2 है अपने पास, H2 है, मान लो इन दोनों में से O2 भी एक्सेस में था, तो जो एक्सेस में होता है वो बच गया। कि मान लो कंडीशन ऐसी है, इसको मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ, है ना, तो बैलेंस करूंगा तो एक CO2 हो गया, हाइड्रोजन जो इधर 2, और ये रिएक्शन होगी बैलेंस। मान लो रिएक्शन ऐसी है कि इसका 1 मोल था कंटेनर में, इसके 4 मोल थे। अब हमें पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। इसके 1 के साथ इसके 2 काम में आते हैं, तो इसके जो है वो 4 में से 2 बच गए, है ना, रिमेनिंग। ठीक है, इसके इतने मोल जो है वो क्या हो गए, बच गए। चलो ठीक है, इसके इतने बच गए। अब भैया इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसका 1 बन गया, इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसका 2 बन गया। तो अब आप देखो, आपको ये बोल दिया कि जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, अब इस कंटेनर में रिएक्शन कौन कौन सी है, एक O2 हो गई, एक CO2 हो गई, एक H2, तीनों जो है वो तीनों गैसेस अपने पास इस कंटेनर में अवेलेबल है। आपको बोल दिया इस कंटेनर में हमने KOH पास करवा दिया। अब KOH डाल दिया मान लो, या इस कंटेनर में हमने पायरोगैलोल मिला दिया, या इस कंटेनर में हमने CuCl2 मिला दिया। इसका एक जो है वो मीनिंग होता है, क्योंकि देखो KOH क्या करेगा, इस कंटेनर में जितना भी CO2 होगा ना, उस सारे CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्वेंट अगर KOH कहीं पर मिला रहा है तो KOH का काम क्या होगा, KOH का काम होगा भैया जी CO2 को या SO2 को या Cl2 को एब्जॉर्ब करने का काम होगा KOH का। अगर अमोनिकल Cu2Cl2 मिलाता है मान लो किसी क्वेश्चन में, तो अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो अमोनिकल Cu2Cl2 का जो है वो काम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का। ट्रिपेंटाइन ऑयल अगर मिलाता है तो मेरे भाई ट्रिपेंटाइल ऑयल का काम होता है कि भैया इस मिक्सचर से ओजोन को हटाने का, कि ट्रिपेंटाइल ऑयल क्या करेगा, ओजोन को जो है वो कंप्लीटली मिक्सचर से हटा देगा अगर होगी तो। एल्केलाइन पायरोगैलोल या केवल पायरोगैलोल भी लिखा हुआ आए तो ये O2 को हटाने का काम करता है मेरे भाई। फिर इसके बाद में वाटर को हटाने का काम करता है कौन, NH3 और HCl। NH3 HCl दोनों के दोनों जो है वाटर को हटाने का काम करेंगे, NH4Cl बना लेगा। और फिर जो CuSO4 या CaCl2 ये भी जो है वो एक तरीके से वाटर को हटाने का काम करता है। ठीक है, तो चलो भैया सारी चीज़ें जो है वो अपने पास हो गई, है ना। अब इसके बाद में, या मैं उल्टा बोल गया कि वाटर जो है ना, वाटर क्या करता है, इनको हटाने का काम करता है, NH3 और HCl को हटाने का काम करता है, CuSO4 CaCl2 जो वो H2O को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ आएगा, वैसे तो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो हो आपको क्या लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एक कंटेनर है मान लो, है ना, इस कंटेनर में आपको ये बोल दिया कि मान लो CO2 है, इस कंटेनर में O2 है, इस कंटेनर में CH4 है, टोटल कंटेनर का मास 50 ग्राम है। आपको ये बोल दिया कि इस कंटेनर में KOH मिलाने पर, है ना, या इस कंटेनर या इस गैसियस मिक्सचर को KOH के ऊपर से पास करवाने पर मिक्सचर में 20 ग्राम की कमी आ जाती है। ठीक है, कि भाई कंटेनर है, इस कंटेनर में CO2 है, इसमें O2 है, इसमें CH4 है, और आपने इसको मिक्सचर को KOH के ऊपर से पास करवा दिया। तो KOH के ऊपर से पास करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ, इस मिक्सचर के मास में टोटल 20 ग्राम की कमी आ गई। अब मुझे बताओ कि ये जो 20 ग्राम की कमी आई है ये किसके कारण आई होगी, तो आपको पता होना चाहिए KOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, इनमें से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, और KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब 50 में से 20 ग्राम किसका है, CO2 का है, और बाकी जो 2 अपने पास O2 और CH4 बच गया, इन दोनों का मिला के कितना है, 30 ग्राम है। तो ये सॉल्वेंट वाला पार्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने पास ईडियोमेट्री में। तो ये ईडियोमेट्री से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स थे, मैं जो है वो इसकी पूरी की PDF एज इट इज वो इसमें अपलोड कर दूंगा भैया, डिस्क्रिप्शन में जाके जो आप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से जो आपको सारी PDF जो है वो जितनी भी एज इट इज़ मिल जाएगी, तो ये आपको जो काम में भी आएगी। अब इस पर क्वेश्चन हम करते हैं,
क्योंकि भाई इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो जो है वो बनते हैं ना, क्वेश्चन के बिना जो है हमें चीज़ों का पता कैसे चलेगा। देखना जी सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन बोल रहा है गैसियस हाइड्रोकार्बन CXHY। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ, पहले यहीं पर कर देते हैं, है ना। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये ईडियोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोकार्बन के कंबशन से ही आता है, ठीक है। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ईडियोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया एल्केन की। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, तो आप देखो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास। तो भैया हमें पता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है जी CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो भाई एल्केन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो देखो क्या बनेगा, हमारे पास CO2 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला दो, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाओगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाओगे। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाने पर 2 चीज़ें बनती है, एक तो CO2 बनता है, एक क्या बनता है, वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना हमें आना चाहिए। मैं बैलेंस करता हूँ। इधर कार्बन कितने हैं जी, N है, तो उधर जितना भी कार्बन होगा, इसमें जितना भी कार्बन होगा सारा किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया ना। तो इधर कार्बन है अपने पास N, तो इस कार्बन को जो हमने CO2 में कन्वर्ट कर दिया। CO2 कितने हो गए जी, N हो गए। क्लियर है बात। फिर इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन है 2n+2। उधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2n+2 ही होने चाहिए, है ना। तो भैया यहाँ 2n+2 है, इधर भी 2n+2 होने चाहिए। तो भैया मैं इसको जो है यूँ लिख सकता हूँ, देखो जी कि भाई दोनों तरफ 2n, H2O बना ना, यहाँ पर H2O बना अपने पास, तो 2n+2 डिवाइड बाई 2 कर दूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उधर हाइड्रोजन देखो कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम ये बोलेंगे जितने हाइड्रोजन, देखो 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो 2n+2 होगा ना। तो इसलिए जो यहाँ लगाना पड़ेगा 2n+2/2, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा कितना, n+1 डिवाइड बाई 2, और ये H2O। तो मैं यहाँ पर जो डायरेक्टली n+1 लगा देता हूँ, n+1, और ये आया क्या, H2O। अब चेक कर लो जरा कि एक वाटर मॉलिक्यूल से, मैंने कहा ना दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर होना चाहिए, बैलेंस कर रहा हूँ मैं रिएक्शन को। मेरे ख्याल से जो वो थोड़ा सा मैं इसको रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को अगर इस तरफ लिख दूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो ज़रा, ये हमारे पास है और ये एल्केन है। सबसे पहले CnH2n+2, और ये O2 के साथ मुझे जलाना है, तो NCO2 बना, और यहाँ पर जो हमने n+1 क्या कर दिया जी, H2O कर दिया। ये लो जी, हो गया काम। अब देखना इधर जो है हाइड्रोजन कितना, 2n+2। यहाँ पर देखो एक वाटर मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 2, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है कितने, तो n+1 है, तो मैं इसको 2n+1 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा कितना, 2n+2। दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो गए, यही काम है। ऑक्सीजन को सॉल्व करते हैं भैया। यहाँ ऑक्सीजन देखो, एक CO2 से कितने ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, 2, तो NCO2 है, तो 2n ऑक्सीजन तो यहाँ से आया, प्लस भैया n+1 ऑक्सीजन यहाँ से आया, तो टोटल ऑक्सीजन हो गया कितना, 3n+1। तो इस तरफ ऑक्सीजन के एटम 3n+1 है, तो इधर मॉलिक्यूल हमें लिखने हैं तो कितना करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल हमें करना पड़ेगा जी 3n+1/2। तो ये आया 3n+1/2 O2। ये एल्केन के कंबशन की एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। भैया मैं एक चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, अगर बैलेंसिंग आपके समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भैया आपको याद रखनी है, ठीक है, कि बैलेंस या तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करना सीख लो, दोबारा रिवाइंड करो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखोगे तो ही काम होगा, है ना। तो भैया इसको जो है या तो बैलेंस करना सीख लो, अदरवाइज जो बैलेंस करना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। फिर भाई अगर मैं बात करूँ ना एल्केन की, एल्कीन की, तो एल्कीन के लिए देखो ज़रा क्या होगा। एल्कीन के लिए मुझे बताओ, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जी, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो इसको मैं जलाऊंगा O2 के साथ, वही NCO2 बनेगा, है ना, और साथ में जो क्या बनेगा जी, H2O बनेगा। कोई भी हो हाइड्रोकार्बन, कोई भी हो, CO2 और H2O ही बनता है, ठीक है, अगर कंबशन करवाओगे कंप्लीट कंबशन से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो CnH2n, हाइड्रोजन कितने हैं, 2n, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2n होनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कितना, n लगा देता हूँ। देखो जरा कि कार्बन आ गए n, एक CO2 से कार्बन का 1 मिलेगा तो n से कितना मिलेगा, n। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 2n हो गए ना। चलो ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 2n तो मिल गए कहाँ से, CO2 से, और n यहाँ से मिल गए, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी कितना, 3n/2। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा तभी तो 3n होगा ना, कि इधर से ऑक्सीजन जो हो 2n यहाँ से प्लस n यहाँ से, टोटल कितना 3n हो गया। इधर ऑक्सीजन, इधर भी 3n होना चाहिए, तो 3n/2 आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात। ये है एल्कीन। एल्कीन के बाद में अगला जो है ना वो है भैया अपने पास एल्काइन। एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है भैया। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है अपने पास CnH2n-2, और ये O2 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। तो भैया जी देखो जरा क्या होगा, वही बात कि CO2 और वाटर बनाना है हमें, तो ये CO2 कितने CO2 बनेंगे, NCO2 बनेंगे, प्लस साथ में जो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2n-2 है, तो यहाँ पर जो है मैं हाइड्रोजन H2O और 2n-2 करना है। तो मुझे बताओ यहाँ कितना लगाऊं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ n-1। देखो जरा, एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मिले तो n-1 से कितने मिलेंगे, 2n-2 मिलेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो भैया जी 2nCO2 तो यहाँ से मिला, 2n तो यहाँ से आ गया, प्लस n-1 यहाँ से आ गया, टोटल कितना 3n-1। तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा जी 3n-1/2 O2। ये लो जी। अगर भैया ये रिएक्शंस जो मैंने बताई है ये बैलेंस करना आती है आपको, कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं आती है तो एक दो बार इनको जो हो लिख लो और याद कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हाइड्रोकार्बन के कमीशन वाला, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता ही है, ये मैंने आपको बार बार बता ही दिया है। ठीक है, फिर भैया एक रिएक्शन और ध्यान में रखनी है, और वो रिएक्शन है भैया जी 4Ne जनरल हाइड्रोकार्बन। यहाँ लिख रहा हूँ 4Ne जनरल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि भैया आपको केवल हाइड्रोकार्बन लिख के देता है, ठीक है, आपको ये मेंशन करके नहीं देता है, आपको ये मेंशन करके देगा ही नहीं कि भैया वो हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि हाइड्रोकार्बन एल्केन है तो ये वाला जो हो रिएक्शन आपको काम में लेनी है, एल्कीन है तो ये रिएक्शन लिखो, और एल्काइन है तो ये रिएक्शन लिखो, लेकिन वो दिया ही नहीं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो भैया फिर आप हाइड्रोकार्बन मान लेना CXHY, ये हाइड्रोकार्बन होगा अपना, है ना, कि भाई आप हाइड्रोकार्बन इस केस में CXHY मान लेना, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, और इसको मैं जलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखो जी वही CO2 और वाटर बनेगा, ये CO2 और वाटर बना, बैलेंस करते हैं, X कार्बन है तो इधर XCO2 होगा, सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया। इधर Y हाइड्रोजन है तो इधर भी Y होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना लगा दो जी, Y/2 लगा दो, तभी तो Y आएगा ना टोटल। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 2x ऑक्सीजन तो यहाँ से आया और प्लस Y/2 यहाँ से आया। ठीक है, इतना ऑक्सीजन आया, और यहाँ पर मैंने एटम काउंट किए, यहाँ मॉलिक्यूल काउंट किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम से क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर जो इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा 4x + y/2, तो यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा 4x + y / 4 O2। ये 4 रिएक्शन है, ये एक जनरल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और जो है वो बाकी एल्केन और एल्कीन और एल्काइन के लिए। ठीक है ना। अब देखना आपको करना क्या है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है और इसको पहले पढ़ लेते हैं कि एक गैसियस हाइड्रोकार्बन, देखो ज़रा, इसने केवल हाइड्रोकार्बन बोला है, मेंशन नहीं किया एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, लेकिन इसने ये मेंशन किया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है जी, CXHY है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल दो, या O2 के साथ जो हो किसी हाइड्रोकार्बन का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो कंबशन की ही बात कर रहा है, कोई और बात नहीं हो रही है। वहां पर बात किसकी हो रही है, कंबशन की बात हो रही है। एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ CO2, कि जितना वॉल्यूम खुद का हाइड्रोकार्बन का काम में आ रहा है उससे 4 गुना तो CO2 काम में है, और 6 गुना जो है वो O2 की जरूरत पड़ी है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ x + y, कहने का मतलब आपको x + y की वैल्यू पूछ रखी है। तो देखो जी, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है आप वैसा वैसा करते जाओ, आपको एक ही काम करना है, केवल और केवल और केवल क्वेश्चन को फॉलो करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। मैंने कहा देखो हाइड्रोकार्बन दे रखा है CXHY, पहले तो इसकी रिएक्शन हम लिखेंगे, तो O2 के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, XCO2 + Y/2 H2O, और यहाँ पर कितना आया था, अभी मैंने कितना बताया था भैया, 4x + y/4, और ये आया क्या, O2। देख लो ज़रा
कि ये था ना CXHY 4x प्लस वाई बाई 4 O2x CO2 y बाई 2 H2O, ये हो गई बैलेंस, है ना। अब क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा वैसा करते जाओ। गिवन, ठीक है, गिवन ये है गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम फॉर O2, कि अगर आपने इसका एक वॉल्यूम काम में लिया तो इसका कितना वॉल्यूम काम में आएगा, 6 वॉल्यूम काम में आएगा। इसका एक वॉल्यूम, इसके एक वॉल्यूम के कंबशन के लिए O2 का टोटल 6 वॉल्यूम चाहिए। इसके 1 लीटर के कंबशन के लिए इसका 6 लीटर चाहिए। ऐसा भी बोल सकते हो इसके 1 मोल के कंबशन के लिए इसके 6 मोल चाहिए। और क्या बोल रहा है कि भैया प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ CO2, तो भैया इसका कितना वॉल्यूम बना, 4 वॉल्यूम बना। कहने का मतलब इसके 1 से इसका कितना बनता है जी, 4 बनता है ना। तो भाई देखो, मैंने आपको कहा था कि इस तरीके के केस में या इस केस में आप वॉल्यूम को मोल मान सकते हो और मोल को जो है वो हम वॉल्यूम की तरह मान सकते हैं। यानी जो कैलकुलेशन हम मोल के साथ करते हैं वही कैलकुलेशन हम किसके साथ कर सकते हैं, वही कैलकुलेशन जो है वो हम कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अब आप समझना ज़रा कि भाई कैलकुलेशन ये कहता है NCXHY, है ना, रिएक्टिंग मोल्स ऑफ CXHY डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, ये बराबर होगा NCO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है x। ऐसा ही होगा कि भाई वो जो काम कर रहे थे ना हमने केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस 3 स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था, बस वही काम करना है। रिएक्टिंग मोल्स ऑफ CXHY डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, फॉर्म्ड मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। इसका कितना रिएक्टिंग करवा रहा है, मैंने कहा ना जो वॉल्यूम है उसी को मोल की तरह मानना है। इसका एक रिएक्शन करवा रहा है डिवाइड बाय, है ना, 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। इसका बना कितना, इसका 4 बना, और ये x की वैल्यू आ गई जी कितनी, 4। ये लो, सिंपल सा काम है। अब O2 के लिए लगा देते हैं, तो भैया मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर NCXHY डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, दूसरी तरफ रिएक्टिंग मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस बार आया 4x प्लस वाई डिवाइड बाय 4। 4 कहाँ जाएगा जी, ऊपर जाएगा, रख दो वैल्यूज। तो भैया इसका एक वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 4 NO2, तो इसका कितना इस बार 6, ये आया 4x प्लस वाई। हो गया काम, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो जरा 4x, इक्वेशन ये बनी 4x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो x की वैल्यू मैं 4 रखूँ तो 4 × 4 कितना 16 प्लस वाई इक्वल टू कितना 24। हो गया काम। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 8 आ गई। ये लो जी फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C4H8। ये लो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको पूछ लिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, तो एक एल्कीन है। आपको क्या पूछा था, आपको x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो x प्लस वाई कितना 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ईडियोमेट्री से इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। तो देखो ज़रा अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करना, वीडियो को पॉज करो। अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस सवाल को तो आप खुद अटेम्प्ट करो पहले, बाद में हम आगे बात कर लेंगे। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन हीटिंग 60 ml मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एंड गैसियस ऑक्साइड, ठीक है, इट्स गैसियस ऑक्साइड, ठीक है भैया। एक कोई हमारे पास 60 ml का मिक्सचर है जिसमें Cl2 है। चलो एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, है ना। और इससे पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन या थोड़ा सा कम लेवल का, क्योंकि धीरे धीरे लेवल हमें बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि एन एल्कीन अपॉन कम्बशन प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O। इन दिस कम्बशन प्रोसेस इफ देयर इज नो वॉल्यूम चेंज अकर्स देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन विल बी। देखो जी इधर ये देखना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एन एल्कीन मेंशन किया है, एल्कीन है ना, और अपॉन कम्बशन, तो वही बात एल्कीन के कम्बशन की बात कर रहा है। अब मेंशन किया एल्कीन, अगर ये बोलता केवल हाइड्रोकार्बन, अगर ये हाइड्रोकार्बन वर्ड काम में लेता ना तो हम CXHY मान लेते। अब एल्कीन बोला है ना, तो हम यहाँ पर जो एल्कीन मान लो हमारी क्या है, CnH2n, ठीक है, और साथ में जो O2 है, गैस है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3n/2। अभी हमने जो रिएक्शन लिखी है CO2 और साथ में क्या बनेगा NH2O। चेक कर लो ज़रा, ऐसी ही रिएक्शन होगी ना, बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन अपने पास होगी, ठीक। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, नहीं मेंशन करता है तो हम तो गैस मानेंगे। कई बार ये भी कंडीशन आ जाती है कि सर यहाँ पर जो इसको हम सॉलिड माने, जैसे आपने जो इतनी सारी रिएक्शन लिख दी है ना, इनको सॉलिड लिक्विड गैस
H2O के बारे में कंफ्यूजन होता है कि सर H2O को लिक्विड स्टेट में ले या गैसियस स्टेट में ले। तो इस केस में अगर टेम्परेचर आपको मेंशन है, मान लो STP लिखा हुआ है, STP का मतलब टेम्परेचर 273, तो वाटर जो है वो आपको किस पर लेना है, लिक्विड स्टेट में लेना है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रखा, मान लो आपको जो हो 400 केल्विन दिया हुआ है तो वाटर गैसियस स्टेट में होगा। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है तो वाटर जो है वो H2O जो हो किस स्टेट में होगा, H2O लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर देख के हम डिसाइड करेंगे। और अगर मान लो कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे, इसको गैसियस स्टेट में ही मानोगे। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि भैया इसका कंप्लीट कंबशन करवाया और इन दिस कंबशन प्रोसेस इफ देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब टोटल जितना वॉल्यूम इस तरफ है, टोटल वॉल्यूम उतना ही इस तरफ है। तो मैं बोलूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन ने बोला है ना, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल और केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल वॉल्यूम है ना, तो क्या कहता है कि इसका एक वॉल्यूम इसके कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रहा है, 3n/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका कितना वॉल्यूम बना, n वॉल्यूम बना, और इसका भी कितना वॉल्यूम बना, n वॉल्यूम इसका बना। क्लियर है बात। तो देखो जी, मैं बोलूँगा टोटल वॉल्यूम 1 प्लस कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस 3n/2 इज इक्वल टू n प्लस n कितना हो गया, 2n। n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कितना आया 2, तो ये आया 2n, 2 प्लस 3n इक्वल टू कितना 2n, 2 प्लस 3n इक्वल टू कितना 4n। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 2 आ गई। ये लो जी, सिंपल सा काम है। और n की वैल्यू जो है वो अगर 2 आ गई तो इसका मतलब अपने पास जो एल्कीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मूला हो गया भैया जी क्या, C2H4। यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल सा काम है, केवल और केवल एक ही काम करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है और कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था कि देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन विल बी, तो कार्बन एटम पूछे थे, आंसर इज 2। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चन देखना जरा क्या कहता है कि ए 20 लीटर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज पास्ड ओवर कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, कि वही मिक्सचर वाला है जो अभी मैंने आपको पहले करवाया था ना, मिक्सचर वाला करवाया तो नहीं, मैंने स्किप करवाया है ना, क्योंकि हम पहले जो हो ये वाला क्वेश्चन ही करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन करके बाद में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने स्किप करवाया था ये भी मिक्सचर का ही था और ये भी जो मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना जरा कि 20 लीटर का एक मिक्सचर है CO और CO2 का, उसको जो वो हमने कार्बन ग्रेफाइट से पास करवाया। आफ्टर दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकम 35 लीटर। उसके बाद में गैसियस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 35 लीटर हो गया। तो अब आपको बोल रहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO, वॉल्यूम दिस इज नॉट 4, दिस इज ऑफ, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वॉल्यूम ऑफ CO इन इनिशियल मिक्सचर। कि भाई आपको जो कई बार मिक्सचर का कंपोजिशन भी पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अब आप पहले तो ये ध्यान में रखो कि CO और CO2 का एक मिक्सचर है, टोटल वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इसका कितना है जी, 20 लीटर का मिक्सचर है टोटल। 20 में से मान लो कि CO जो है ना ये है x लीटर और CO2 आ जाएगा कितना, 20 माइनस कितना x लीटर। यही काम करना है कि जब भी मिक्सचर दे, मिक्सचर का कंपोजिशन पूछे, तो मिक्सचर का एक कंपोनेंट आपको x मान लेना है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपको दिया है उसमें से x माइनस कर दोगे तो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या बोल रखा है। इस मिक्सचर को कार्बन ग्रेफाइट से पास करवा दिया। अब कुछ रिएक्शंस है जो आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर गड़बड़ है। कि भाई हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से इसको कार्बन ग्रेफाइट से पास करवाएंगे तो क्या होगा। तो भाई ये होगा कि CO2 है ना, ये गैस है, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ना ये सॉलिड होता है। जब इस मिक्सचर को आप पास करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2CO में और ये गैस है, कंडीशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बोला है कि टोटल वॉल्यूम जो है ना वो कितना हो गया, 35 लीटर हो गया। क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा कर दो। अब आप देखो जरा कि भाई इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है। गिवन क्या है, गिवन ये है इसका है 20 माइनस x लीटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो कैलकुलेशन मोल के साथ करते हो वही कैलकुलेशन हम
वॉल्यूम के साथ भी एज इट इज कर सकते हैं। तो भैया मैं यहां पर ऐसा बोलूंगा NCO2 डिवाइड बाई 1 NCO डिवाइड बाई 2 कि रिएक्टिंग मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू फॉर्म्ड मोल ऑफ CO डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसके रिएक्टिंग मोल कितने हैं 20 माइनस x बाई 1 और इसके बनने वाले मोल कितने हैं ये तो मुझे निकालने हैं, है ना। तो NCO आ गया हमारे पास कितना 2 इंटू 20 माइनस कितना x, बोले तो 40 माइनस 2x। देखो जी कि भाई इतना तो इस रिएक्शन से बन गया, है ना, और पहले से कितना था x था। अब आपको बोला टोटल कंटेनर में जो भी गैसेस है सबका वॉल्यूम मिला के 35 लीटर हो गया, 35 लीटर हो गया। तो हम बोलेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ CO आफ्टर रिएक्शन, है ना। तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो देखो जरा कि 40 माइनस 2x, ये तो नया बन गया, पहले से कितना था x लीटर पहले से कंटेनर में अवेलेबल था, और ये जो हो टोटल मिला के कितना है जी, टोटल मिला के कितना है 35 है। तो मैं यहां पर बोलूंगा 40 माइनस x इक्वल टू कितना 35, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 5 लीटर। कहने का मतलब पहले जो 20 लीटर का मिक्सचर था ना, तो 20 लीटर के मिक्सचर में 5 लीटर तो CO था और भैया बाकी का 15 लीटर क्या था CO2 था, है ना। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाओ, बिल्कुल भैया आंसर आएगा ही आएगा, 101% आंसर आएगा। अब देखो जरा कि वो क्वेश्चन जो मिक्सचर वाला एक हमारे पास था, अब हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है ऑलमोस्ट, हो सकता है थोड़ा सा जो कंसेप्ट और कुछ आपको सोचना पड़े, थोड़ा सा और जो हो आगे आपको दिमाग लगाना पड़े, एक स्टेप आगे जाना पड़े, लेकिन कंसेप्ट सेम है कि मिक्सचर का क्वेश्चन आ रखा है, टोटल मिक्सचर का कंपोजिशन दे रखा है और आपको बोल दिया कि मिक्सचर में एक कंपोनेंट कितना है और मिक्सचर में दूसरा कंपोनेंट कितना है। तो सेम यही काम करना है, एक को x मान लो। क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा, ऑन हीटिंग 60 ml मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एंड इट्स गैसियस ऑक्साइड। देखो जी Cl2 है और मान लो इसका कोई ऑक्साइड है क्लोरीन का Cl2OX टाइप, ये क्लोरीन का कोई ऑक्साइड है, दोनों के दोनों गैसियस है। टोटल जो है वो कितना है, टोटल 60 ml है, टोटल वॉल्यूम 60 ml है ना, 60 ml है टोटल वॉल्यूम। और आपको बोल रहा है कि कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम, 60 में भी दोनों का वॉल्यूम कैसा है इक्वल है। तो 60 में से ये वाला कितना होगा जी 30 ml होगा, और 60 में से ये भी कितना होगा 30 ml होगा, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों 30-30 ml है। चलो भैया ये भी हो गई एक बात, दोनों के दोनों 30 हो गए। अब आप कहोगे सर Cl2OX ही क्यों माना, मैंने कहा ना कई बार एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। तो छोटा सा पॉइंट है, इधर देखिएगा कि भैया ऑक्साइड क्या होता है O-2 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो कितना है +X, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस में है तो क्लोरीन जो है जरूर प्लस में होगा। और जब हम ऑक्साइड बनाएंगे तो ऑक्साइड बनाने के लिए इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, तो बनेगा क्या Cl2OX। ये ऑक्साइड इस तरीके से बना है। आगे क्या बोल रहा है कि भाई वॉल्यूम बिकम्स 75 ml ड्यू टू कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड। तो भैया जब ये डिकम्पोजिशन हो गया इसका, इसको हीट किया तो ये O2 में टूट जाएगा, Cl2 और O2 में टूट जाएगा, तो अब टोटल वॉल्यूम जो 75 ml हो गया। सेम क्वेश्चन है, ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH। अब देखो जरा क्या है ये, ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH वॉल्यूम बिकम्स 15 ml, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। अब देखना कि भाई क्लोरीन KOH क्या काम करता है, तो मैंने अभी आपको बताया था KOH या तो CO2 को या SO2 को या फिर क्लोरीन Cl2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब देखो जरा कि इस क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल ऐसी ही लैंग्वेज पूछी जाती है, ऐसी ही लैंग्वेज आती है ना, कि भाई जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दो। Cl2 इसको हीट किया, इस मिक्सचर को हीट किया, है ना, कि इसको जो मैं बोलूंगा इसको हीट किया, इसको हीट अगर मैं करूंगा तो Cl2 का तो कुछ होना नहीं है, Cl2OX है ना, ये टूट जाएगा कैसे, Cl2 और साथ में O2 में x/2 बैलेंस कर लेता हूं, हो गया काम। अब ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, पहले जो क्लोरीन है वो तो गैस है ही है। तो आप देखो क्लोरीन पहले से कितना है 30 ml, कुछ क्लोरीन यहां पर भी बनेगा। अब चेक करते हैं क्या होगा कि भैया बात ऐसी है कि इसका 30 ml था अपने पास, ठीक है, इसका कितना था 30 ml था, और इसके एक से इसका एक बनता है, तो 30 से इसका कितना बनेगा, यहां पर 30 ml इसका बनेगा, ठीक। फिर इसके एक से इसका x/2 बनता है,
तो 30 से इसका कितना बनेगा, इसका बन जाएगा 30 इंटू एक्स बाय 2, O2 का बनेगा इतना, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बना 15x, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि भैया जितनी भी गैसें है ना, जितनी भी गैसेस है कि कंटेनर में अब जितनी भी गैसेस है सबका वॉल्यूम मिला के कितना हो गया, सबका वॉल्यूम मिला के 75 ml हो गया। कहने का मतलब कंटेनर में देखो Cl2 है, कंटेनर में ये Cl2 है और कंटेनर में 15x ये है, सब मिला के 75 कर दो। चलो चेक करते हैं जी, है ना। तो सब मिला के 75 करता हूं तो आपको ये बोल रहा है 30 ये पहले से था, 30 नया बन गया और प्लस 15x ये O2 का है और सब मिला के कितना है 75 है। तो 30 30 60, 60 को 75 में से माइनस करो 15, तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 15x बराबर कितना 15, तो x बराबर कितना आ गया जी 1 आ गया और x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब वो ऑक्साइड क्या है, वो है Cl2O है, ऑक्साइड का फॉर्मूला आ गया। अगली लाइन एक और दे रखी है कि भैया वॉल्यूम जो है 15 ml हो जाता है क्लोरीन, अगर इसमें KOH मिला दिया तो हमें पता है KOH क्लोरीन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहाँ CO2 SO2 तो बन नहीं रही है, तो KOH काम करेगा क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने का। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन जो है वो इस मिक्सचर में 60 ml है। तो आप सोचो कि टोटल जो है वो 75 है और उसमें 60 ml क्लोरीन है, तो 60 को एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने और 60 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना 15। तो ये वाली कंडीशन भी यहां पर फुलफिल हो रही है। इसका मतलब पक्का हमारा आंसर जो है वो सही है, x की वैल्यू 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी Cl2। ये लो जी, ऐसा क्वेश्चन जो हो ईडियोमेट्री से पूछा जाता है। आई होप मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये भी हम देखते हैं। देखो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 88 ग्राम ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कम्बशन ऑफ ए 31 ग्राम मिक्सचर ऑफ CH4 एंड C2H6, कैलकुलेट द मास ऑफ CH4 इन इनिशियल मिक्सचर। अगेन क्वेश्चन जो किसका आया है, मिक्सचर का आया है। वही बात, ऐसा ही कि मिक्सचर के केस में आपको किसी एक को क्या मान लेना है जी, x मान लेना है। दूसरा वाला जो है वो क्या होगा भैया, x जो है उसमें से माइनस कर दो जो भी कंपोजिशन गिवन है। तो गिवन ये है इस बार कि भैया मिक्सचर है क्या CH4 और साथ में क्या है जी C2H6 का एक मिक्सचर है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है इसका टोटल मास दिया है कितना 31 ग्राम और आपको CH4 का पूछा है, तो मान लो ये है x ग्राम हो गया ये, तो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस x ग्राम। ध्यान रखना इस बार आपको मास दिया है, ये वॉल्यूम नहीं है। इस बार क्या गिवन है, इस बार आपको मास गिवन है। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो हम डायरेक्टली जो कैलकुलेशन मोल के साथ करते हैं वही कैलकुलेशन हम वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं, उसको अलग से मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मास गिवन है और मास के साथ मोल वाली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, 88 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड कंप्लीट कंबशन। इस पूरे मिक्सचर को हमने जला दिया तो टोटल CO2 कितना बना जी 88 ग्राम। पहले तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूं, देखो जी मोल निकाल लेता हूं। गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 16, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा इसका 30 मोल आ गए। अब देखो इस पूरे मिक्सचर को मैं जलाऊंगा, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ, कोई अलग काम आपको यहां पर नहीं करना है। तो यहां पर इस पूरे मिक्सचर को मैं अगर जलाऊंगा तो देखो जरा CH4 है और ये O2 को जला दिया, O2 के साथ CO2 बनेगा और साथ में H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर जो 2 और 2 4, तो यहाँ 2, ये हो गई रिएक्शन, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है वो मैं अगर C2H6 को जलाऊंगा O2 के साथ, तो यहाँ पर बनेगा 2CO2 और साथ में बनेगा जी 3H2O। रिएक्शन को इसको भी बैलेंस करते हैं, 4 4 और 3 7, तो यहाँ आ जाएगा जी कितना 7/2। हो गया काम, ठीक है। अब देखो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाओ। गिवन इसका क्या है, इसका x/16 मोल है। इसका गिवन चेक करता हूं कितना है, इसका गिवन है भैया कितना 31 माइनस x/कितना 30 मोल है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि भैया दोनों जगह से मिला के टोटल CO2 88 ग्राम बन रहा है। 88 ग्राम CO2 का मतलब मोल कितना है 2 मोल, ठीक है। दोनों जगह से मिला के टोटल कितना मोल बना 2 मोल बना। तो मैं चेक कर देता हूं कि यहां CO2 का कितना मोल बनेगा प्लस यहां CO2 का कितना मोल बनेगा और दोनों को किसके इक्वल कर दो, 2 के इक्वल कर दो। तो यहां पर मैं लिखूंगा जी, देखो जरा इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो x/16 से इसके कितने मोल बनेंगे फॉर्म्ड मोल्स। तो इसके मोल कितने बनेंगे x/16 ही बनेंगे। इसके 1 से इसका 2 बनता है, तो भैया इसका जो इसके इतने मोल से इसका कितना बनेगा डबल कर दो, तो इसके फॉर्म्ड मोल्स
फॉर्म्ड मोल्स, ये हमारे पास आ जाएगा 31 माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और भैया दोनों जगह दोनों को मिला के टोटल कितना करना है, 2 के इक्वल करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बाई 16 प्लस 31 माइनस एक्स डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू कितना है जी 2 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आसान सा काम है, चेक कर लेते हैं फिर भी। 16 इंटू 15 ये एलसीएम है, आ गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 15x प्लस ये आएगा 16 इंटू 31 माइनस कितना आ जाएगा भैया 16x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना 2। और आगे सॉल्व करते हैं इसको 15, और भैया वहाँ पर जो है वो एक माइनस का x बच जाएगा, है ना, और ये कितना आएगा 16 एकम 16 496 इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कितना 30 और 480, है ना। तो x की वैल्यू जो है मुझे निकल के दिख रही है, साफ दिख रहा है, x इक्वल टू कितना है 16 है, 16 ग्राम। ये लीजिए, कहने का मतलब जो मिक्सचर है ना उसमें 16 ग्राम तो क्या है CH4 है, यानी कि इसका 1 मोल हो गया, और बाकी का जो बच गया ना 16 माइनस कर दो कितना आता है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। ये एक तरीके से हमारे पास मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर फाइंड करना क्या होता है, फॉर्मूला पूछ लेना, है ना। एक क्वेश्चन और है, इसको देखिएगा ज़रा, सेम क्वेश्चन वैसा ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा दिमाग लगाना कि ए मिक्सचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ CH4 C4H8, ठीक है, required 44 moles of O2 for complete combustion, calculate the number of moles of CH4 in mixture। सेम क्वेश्चन है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम टू सेम वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है ना। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वापस आओ, मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। तो देखो जी क्या बोल रहा है कि भैया CH4 C4H8 का एक मिक्सचर है ना, और आपको यहाँ पर टोटल मोल्स दे रखे हैं। कितने मोल दे रखे हैं जी टोटल मोल, कि भाई ये मिक्सचर ऑफ 10 मोल्स दे रखे हैं। इस बार मोल दे रखे हैं, पहले मास था तो मास को आपको मोल में बदलना पड़ेगा। अगर मान लो मोल की जगह वॉल्यूम भी देता ना तो भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, उसको भी मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वही बात है, हम यूडियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यहां पर जो है वो मान लो इसका x मोल है तो इसका मोल कितना आ जाएगी जी 10 माइनस एक्स मोल इसका आ जाएगा। अब आपको क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड 44 मोल्स ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। दोनों का कंबशन करवाते हैं, अलग अलग कंबशन करवाते हैं। तो CH4 का कंबशन अभी हमने करवाया था, CH4 को जलाओगे 2O2 तो CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा जी 2H2O बनेगा। ये हो गया CH4 का कंबशन, है ना। C4H8 का कंबशन करवाता हूं तो मैं यहां करवा रहा हूं, C4H8 को O2 के साथ जलाया, 4 तो CO2 बनेगा और साथ में 4H2O बनेगा, 8 8 और 4 कितना हो गया 12, तो यहाँ 6 O2 काम में ले लिया, हो गया काम। चलो भैया अब देखो क्या गिवन है, गिवन ये है इसका x मोल और इसका जो है वो क्या है, इसका भैया 10 माइनस एक्स मोल। मैं चेक कर लेता हूं कि इसके x मोल को जलाने के लिए कितना मोल O2 चाहिए, इसके 10 माइनस एक्स मोल को जलाने के लिए कितना मोल O2 चाहिए, और जितना टोटल मोल O2 चाहिए उसको 44 के इक्वल कर दो तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो जी चेक करते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2, है ना। तो इसके एक को जलाने के लिए इसका 2 चाहिए, तो x को जलाने के लिए कितना 2x। सेम टू सेम यहां पर रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2, इसके एक को जलाने के लिए इसका 6 चाहिए, तो इसके 10 माइनस एक्स को जलाने के लिए 6 इंटू 10 माइनस एक्स, और ये प्लस ये टोटल मोल जो है वो कितने के इक्वल कर दो, टोटल मोल आप इक्वल कर दो किसके 44 मोल के इक्वल कर दो। तो मैं ये बोलूंगा भैया जी 2x प्लस ये आ जाएगा 60 माइनस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 44। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 44, तो ये आया 4x इज इक्वल टू 60 माइनस 44 कितना आ गया 16, x की वैल्यू आ गई जी कितनी 4। ये हो गया काम, सिंपल सा काम है कि भैया इसका मतलब मिक्सचर में 4 मोल तो CH4 के थे और 6 मोल किसके थे C4H के थे H8 के थे। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा काम है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन और है, ये ईडियोमेट्री पर अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखो ज़रा कि भैया क्वेश्चन ये बोल रहा है 18 ग्राम ऑफ H2O इज ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कम्बशन ऑफ। क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है ना, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है तो इस तरह के क्वेश्चन जो वो नीट में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। देखिए जी
18 ग्राम जैसा क्वेश्चन बोलता है ना, आपको एक ही काम करना है, केवल और केवल और केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है, ठीक है, बस यही काम करना है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.6 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एंड फॉर द कंबशन टोटल 1.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। केवल आपको हाइड्रोकार्बन दे रखा, आपको ये नहीं बोल रखा है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो अगर हाइड्रोकार्बन केवल इतना ही बोला है ना, तो मान लो वो हाइड्रोकार्बन हो गया अपना कौन सा, CXH5। कंबशन करवाना है, O2 के साथ मैंने जलाया, XCO2 आया, साथ में क्या है जी, Y2H2 आया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था ये रिएक्शन कितना, 4X प्लस Y कितना 4, ये आ गया जी। ये रिएक्शन लिखी थी, देख लो जरा, है ना, हमने जो है वो अभी यही रिएक्शन लिखी थी, 4X प्लस Y/4, हो गया काम। चलो वापस से हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाओ। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, गिवन क्या, 18 ग्राम H2 ऑब्टेन्ड, कि भैया इसका जो 18 ग्राम बना। अब हमें पता है हम मास के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम तो कैलकुलेशन मोल के साथ कर सकते हैं और वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट करूंगा जी। सबसे पहले तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 मोल। आपको H2O का कितना मोल मिला, 1 मोल मिला, किससे, कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो भैया इसका 11.6 ग्राम आपको दे दिया, तो मैं काम करता हूं इसके मोल निकाल लेता हूं, और मोल निकालने का तरीका वही, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसका मोलर मास देखो, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो एक कार्बन का 12, तो X का कितना, 12X। एक हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो टोटल इसका मोलर मास आ गया कितना, 12X प्लस कितना, Y। ये लो जी, इसके इतने मोल से इसका इतना मोल बन रहा है। फिर आगे, फॉर कंबशन 1.3 मोल्स ऑफ O2 वाज रिक्वायर्ड, कि भैया इसके रिक्वायर्ड मोल दे दिया आपको, है ना, इसके रिक्वायर्ड मोल्स ये दे दिए कितने, 1.3। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, तो मुझे तो X/Y बताना है। आप यहाँ से मॉलिकुलर फॉर्मूला भी बता सकते हो, क्योंकि 2 अननोन चीज़ें, 2 इक्वेशन बनेगी, लेकिन मुझे तो केवल X/Y बताना। चलो चेक कर लेते हैं, X/Y निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, NCXH5, रिएक्टिंग मोल ऑफ CXH5 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। दूसरी तरफ जो फॉर्म्ड मोल ऑफ H2O डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, Y/2। क्लियर है बात। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसके रिएक्टिंग मोल कितने हैं जी, इसके रिएक्टिंग मोल है 11.6 डिवाइड बाय 12X प्लस Y, है ना, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 ही हो गया। दूसरी तरफ वाटर के फॉर्म्ड मोल कितने हैं जी, 1, और ये कितना, Y। ये हो गई एक इक्वेशन। सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, 11.6Y इक्वल टू 24X प्लस 2Y। इसको इधर लेके आ जाओ आप, तो इसको इधर लेके आऊँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 9.6Y इज इक्वल टू कितना, 24X। क्लियर है बात। तो भैया मुझे तो X/Y की वैल्यू चाहिए, X/Y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 9.6 डिवाइड बाय कितना, 24। और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको X/Y ही चाहिए। दूसरा जो एडिशनल डेटा दे रखा है ना, इससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। एक काम करो, एक बार इस पर लगा दो, एक बार इस पर लगा दो, ठीक है ना, कि सेम रिएक्शन जो इन दोनों के लिए, किसके एक के लिए इसका इतना चाहिए, तो जो है वो बस वैल्यू रख दो, तो हमारे पास जो एक इक्वेशन और बनेगी, और उस इक्वेशन से जो है वो हम क्या कर लेंगे, उस इक्वेशन से हम आसानी से ये बता सकते हैं कि भैया y की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये देख लो कितना आएगा, ये 10, और ये कितना आएगा जी, 4 बार, है ना। तो X/Y आया 2/5, X/Y इक्वल टू 2/5। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास क्या, C2H5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये टॉपिक था अपना यूडियोमेट्री का, है ना। और देखो ज़रा कि टॉपिक तो बहुत ही आसान सा है, और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो एक बार जो है वो आप लोग सारे लोग जो है वो इसको मतलब पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। आपके मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन जहाँ कहीं पर भी दे रखे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करना। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको देखो। आई होप क्लास जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई भी जो समस्या हो तो कमेंट में आप मेंशन करें, और जो है वो
अगली क्लास से हम कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे भैया आप। ये मैंने कहा था कि भाई हम यहाँ पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। हालांकि आजकल नीट में तो जो क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से, तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, स्किप कुछ भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, है ना। नॉर्मलिटी तो हम पहले रेडॉक्स में पढ़ चुके हैं, तो नॉर्मलिटी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट किसी को पढ़ना हो तो वो रेडॉक्स में जो है वो हो चुका है, रेडॉक्स वाले लेक्चर जाके देख ले, वहाँ पर जो है हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी बात भी हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके अलावा जो है वो अपने पास परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, पीपीएम क्या होता है, ठीक है। H2O2 की एक स्पेशल कंसंट्रेशन होती है, वो भी मोल कंसेप्ट उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं रेडॉक्स में, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये है सारी चीज़ें, और जल्दी ही क्लासेज जो हो वो रेगुलर रहेगी अब, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।